में बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपन सिंह राजपूत आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी रिवीजन सीरीज लेके आया हूं। आप लोग को मेरे साथ इस वीडियो में अपना रिवीजन करना है। अगर आपने पढ़ लिया है तो एक बार रिवाइज कर लें और अगर नहीं पढ़ा है तो तैयार कर लें। बात करते हैं हम इकाई 4 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। हम इसमें पूरी ये इकाई 4 इस वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग देख लें। पहला है सही विकल्प त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो मैंने आप लोगों को समास पढ़ाए थे त्रिनेत्र, 3 नेत्र। तो इसमें देखिए गिनती है और जहां भी आप लोगों को गिनती मिल जाए किसी भी, जैसे पंचवटी, सप्तऋषि, नवग्रह, इस टाइप के शब्द मिले, 1 2 3 4 5 6 गिनती मिले तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो इसका उत्तर आप लोग लगा लें, द्विगु समास। ये उदाहरण का उत्तर होगा हमारा द्विगु समास। अब चिकित्सालय का समास विग्रह क्या होगा, चिकित्सा पर आलय, चिकित्सा का आलय, चिकित्सा के लिए आलय, चिकित्सा से आलय। तो इसमें क्या हो जाएगा, चिकित्सा का आलय। जहां पे जैसे विद्या का आलय विद्यालय, ठीक है, देवताओं का आलय देवालय, तो वैसे ही चिकित्सा का आलय चिकित्सालय। अब किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो समास में वह समास जहां पे जोड़े में बात की जाए, हाल चाल, माता पिता, भाई बहन और भी कई चीजें हैं, तो वहां पे कौन सा जोड़ा बनता है, तो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगले की तरफ बढ़ते हैं। मोहन बाजार जाता है, इस वाक्य को आज्ञावाचक बनाना है। तो इसमें हमें आज्ञा देना, आदेश देना है। तो आदेश कैसे देते हैं, मोहन बाजार जाओ, सीधे बोलते हैं ना, आदेश है हमारा कि जाओ। तो ये जो है आपका सी वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, मोहन बाजार जाओ। अब यहाँ पे अगला है 5वां, लड़कियां नाच रही होंगी। अब देखिए इसको, ये कौन सा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, नाचना एक क्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिया होती है, क्रिया मतलब क्या बोला जाता है, कर्म बोला जाता है। तो लड़कियां नाचने से एक कर्म प्रतीत हो रहा है, तो यह होगा कर्मवाच्य का उदाहरण। इसमें आप लगा लेंगे ए वाला कर्मवाच्य। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, 3 प्रकार। तो इसका आप लगा लेना बी वाला। ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं, तो जो ईश्वर में विश्वास कहलाता वो कहलाता है आस्तिक, और जो ना करे नास्तिक, ठीक है। तो इसका आप लोग लगा लेना आस्तिक। फिर अगर किन शब्दों का एक शब्द है, तो देखें यहाँ ऑप्शन है अभी मरने वाला, जो कभी ना मरे, अमर शीर प्राणी जो मर चुका हो। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, अमर होना चाहिए, यहाँ मिसप्रिंट है, ये एक्चुअल में होगा अमर। तो अमर में क्या होगा, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, गलत है बेटा, वो मिसप्रिंट है। अमर मतलब होगा क्या, जो कभी ना मरे वो अमर कहलाता है। ये जीपीएच इतनी गंदी गाइड है, भगवान कसम, मैंने कहां से इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया। बच्चों आप लोगों से मैं बोल रहा हूं, अगर आप जीपीएस से पढ़ रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा गलत उत्तर और मिसप्रिंटिंग है। अगर आप लोग ने उसको याद कर लिए, पढ़ लिए, तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग प्लीज अपने विवेक के अनुसार कार्य करें, समझ के पढ़ें। अगला है, जो दूसरों का उपकार मानता हो उसे क्या कहते हैं, जो दूसरों को उपकार मान जाता है उसे कृतज्ञ, और जो ना माने, उपकार मानने वाले को कृतज्ञ और उपकार ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। सब कुछ जानने वाला ज्ञानी कि सर्वज्ञ, क्या होगा, सर्वज्ञ होगा। सब कुछ जानने वाला बच्चा कहलाता है सर्वज्ञ। जो जानता हो उसे कहते हैं ज्ञानी, जो जानता है उसे ज्ञानी कहते, जो ना जानता हो अज्ञानी कहते। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता हो, ठीक। अगला है, देखो फिर से गलती जीपीएच वालों की, इस जीपीएच कंपनी पे तो क्लेम करना चाहिए, बच्चों के साथ इसने बहुत गड़बड़ी करी है। पाकशाला, ये क्या है भाई, पाकशाला पाठशाला होगा ना। तो देखो द्वंद्व समास तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जोड़े बने नहीं है। अब जब जोड़े नहीं बने तो सीधे पाठशाला, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। यथाशक्ति, मैंने आप लोगों को जो समास की वीडियो में बताया था, यथा यथा करके जब भी आए तो इसमें डायरेक्ट लगा देना अव्ययी भाव समास, ठीक है। फिर वाच्य के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, भाववाच्य, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य होते हैं, 3 प्रकार के, आप लोग लगा लेना। चौथा है, मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया। देखो यहाँ पे एक किंतु मिक्स हुआ है, तो किंतु मतलब कि मिश्रित वाक्य होगा कि संयुक्त वाक्य, ये होगा मिश्रित वाक्य। अगला है, रमेश क्या लिखता है, इसमें देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा है बच्चों, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, सीधी पहचान। पिता की हत्या करने वाला कौन कहलाता है, पितृहंता।
पुत्रहंता नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा पितृहंता। सातवां है इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द क्या है, लोक से संबंधित। तो लोक से संबंधित यहाँ पे क्या है, ऐहिक, ठीक है, ये देख लीजिएगा। बाजार जाओ, ये बाजार जाओ मतलब देखो आज्ञा मिल रही है, जाओ, तो ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। फिर महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं, देखो भीतर है तो अंदर का होगा अंतः, और ऊपर का है तो छत ऊपर होती है ना, तो ये अंतः होगा। सुबह के बाद का समय क्या कहलाता है, सुबह के बाद दोपहर होती, दोपहर के बाद शाम होती, तो मगर यहाँ सुबह के बाद बोली गई तो दोपहर हो जाएगा। सही जोड़ी पे आ जाते हैं। सही जोड़ी में शब्दों के सार्थक योग, जो शब्दों का सार्थक योग, शब्दों के सार्थक योग से क्या बनता है बच्चों, वाक्य बनता है, ठीक है। नयनाभिराम, नयनाभिराम, देखो नयन धन अभिराम, ये दोनों शब्दों से मिलके बना है। यहाँ पे कुछ विशेषता बता रही जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषता बताई जा रही है, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय है, जहाँ पे क्वालिटी बताई जाए। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, ये तो इच्छा है हमारी भी, आप सभी बच्चों के लिए, और जब इच्छा है तो कौन सा वाक्य होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा। कुसुम खाना खाकर चली गई, कहाँ चली गई, ये चली गई, कहाँ चली गई भैया, अच्छा इसमें वाक्य बताना है। तो खाना खाकर, तो देखो यहाँ पे खाना आना बिलोंग नहीं कर रहा, कुसुम है ना, तो कुसुम ने जो है कर्ता है, तो कर्ता को बिलोंग कर रहा, तो ये हो जाएगा कर्तवाच्य। और मुंह चढ़ी बात, ये तो मुहावरा है, सीधा सा सिंपल। इसके बाद अगली सही जोड़ी, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब कि अप्रत्याशित लाभ होता है, इसका अर्थ मतलब है ना, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होगा अप्रत्याशित लाभ, मतलब कि अंधा व्यक्ति, बटेर एक पक्षी होता, शिकार करने के लिए आंखों को होना बहुत जरूरी है, मगर बिना आंखों के अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शिकार मिल जाए तो उसी के लिए ये कहावत है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब कि बिना मेहनत के, आप बिना परीक्षा दिए आपके 100% बन गए, तो वही है अंधे के हाथ बटेर लगना। तो बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। निपात शब्द, मैंने क्या बताया था, निपात शब्द की परिभाषा, जब किसी बात पे जोर दिया जाए, विशेष जोर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये ही, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे पढ़ाना भी पड़ेगा, तो ही भी तक, कल तक आपके सारे प्रश्नोत्तर तैयार हो जाएं, तो ये हो गया। फिर क्रिया के भेद, सकर्मक अकर्मक, समुच्चय बोधक, अकेला बचा, तो ये हो गया विराम चिन्ह। अगला देख लें, एक वाक्य में उत्तर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। इसका मैंने बहुत शॉर्ट बताया था, आ ता दे दुई का ब, ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने पूरा अच्छे समास समझाए हैं। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर कौन है, जो चक्र को धारण करते वो है भगवान विष्णु। तो अब देखो यहाँ चक्र को धारण करने वाला मतलब भगवान विष्णु की बात हो रही है, चक्रधर। तो अब यहाँ पे चक्र को धारण करने वाले हैं भगवान विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, ठीक है। उपासना करने वाला क्या कहलाता, तो उपासक। इसके बाद अगला है बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं, तो जो विशेषता बतलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की, देखें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते। काला अक्षर भैंस बराबर, ये क्या है बेटा, अनपढ़ के लिए बात कही जाती है। अनपढ़ व्यक्ति को चाहे आप अच्छी फाइल दे दो, जैसे मान लो एक अनपढ़ इंसान है, उसे हम 100 रुपए वाला पेन दे दें ले जाके कि लो ये रख लो, आपके काम का है, आप यूज कर लेना, तो उसके कोई काम का है 100 रुपए वाला पेन। ये GBI की गाइड कोई अनपढ़ आदमी को दे आए हम ले जा करके कि लो ये रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो वो क्या करेगा, वो पूरी लपेटेगा, वो पूरी लपेटने के काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, ये लोकोक्ति का अर्थ होगा, ठीक है। तो ये लोकोक्ति का अर्थ पढ़ा लिखा ना होना। फिर 7वां है छक्के छुड़ाना, मुहावरे का अर्थ। तो छक्के छुड़ाना ये नहीं कि कहीं छक्के कैद है तो उनको अपन छुड़वा के लेके आए, ये एक्चुअल में है छक्के छुड़ाना मतलब होता है परास्त कर देना। किसी कार्य को बार बार कहना क्या कहलाता, बार बार रिपीट, रिवीजन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। ओके, सत्य सत्य की बारी आई, मैंने अभी बताया था यथा यथा शब्द याद रखना। अव्ययी भाव समास का उदाहरण, जी हाँ, ये यथाशक्ति अव्ययी भाव का उदाहरण है। पंचानन, 5 आनन हो जिसके। अब देखो यहाँ कहीं, यहाँ देखो ये पंचानन मतलब कि 5 गिनती मिली, तो ये द्विगु समास होना चाहिए, पर ये द्वंद्व समास बोल रहे हैं। द्वंद्व समास की क्या पहचान, जोड़ा बनता है, यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब ये असत्य होगा।
मधु रस, मधु का रस, मतलब कि यहाँ पे देखिए प्रथम पद की क्वालिटी पहचान है या द्वितीय पद की प्रधानता है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास या तो ये तत्पुरुष होगा, क्लियर नहीं है, थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो ये कर्मधारय है तो नहीं होगा, इसको आप अलग कर देना, ये असत्य है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता, जी हाँ सही बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। रात दिन द्विगु समास, जी हाँ जोड़ा बना या डैश लग के मिल गया तो ये द्विगु समास का उदाहरण है, नहीं ये तो जोड़ा बनेगा ना, जोड़ा बनने में द्वंद्व समास होता है, तो ये जो हो जाएगा असत्य होगा। एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए यायावर, यायावर शब्द आता है, नहीं भैया यथावत आता है, तो छठवा का उत्तर जो होगा असत्य होगा, यथावत, ठीक है, ये यायावर नहीं आएगा। फिर जिसकी एक आंख हो वो क्या कहलाता, काना, है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंधा कहलाता, तो ये तो गलत है, काना कहलाएगा, ठीक है। फिर आठवां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य 9 प्रकार के होते हैं, गलत है, वाक्य कितने 3 प्रकार के होते हैं बस, ठीक है। फिर सिद्धार्थ स्वस्थ है, सिद्धार्थ स्वस्थ है, तो ये क्या बता रहे हैं, उसकी कंडीशन बताई जा रही है, ये बोल रहे हैं विधिवाचक वाक्य, मतलब ठीक है ना, ये विधि का विधान बता रहे हैं कि सिद्धार्थ स्वस्थ है, ठीक है, हो सकता मर जाता तो बोलते विधि का विधान था, चला गया भाई, तो सिद्धार्थ स्वस्थ, ये विधि बताई जा रही, तो ये सत्य हो जाएगा। 10वां है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जी हाँ ये सत्य है, ओके, ये हो गए सत्य सत्य आपके। अब 30 शब्द में उत्तर देना। निपात शब्द की परिभाषा, तो निपात शब्द मैंने आपको बता दिए थे, ये वीडियो मैं आप लोगों को इसके पहले दे चुका हूँ। निपात शब्द क्या होता है, किसी बात को विशेष जोर दे करके जब बात कही जाती तो निपात शब्द, मतलब किसी बात पर अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें निपात कहते हैं, जैसे तकमक, ये सब कुछ। बच्चों ये जो है इसका वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, आप लोग को प्रश्न बस दिखाते जा रहा हूँ। समुच्चय बोधक क्या होता है, जब दो चीजों का जहां पे समुच्चय बनाया जाए, ठीक है, ये होता है। देखें आपकी इसकी केवल मैं आप लोगों को ये दिखाते जा रहा हूँ, आप इनको देख लें, क्योंकि मैं ये इनका वीडियो आप लोगों को पहले दे चुका हूँ, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद देख लें आप लोग, ये अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। फिर क्रिया विशेषण की परिभाषा, फिर मुहावरे बता दिए थे मैंने। फिर इसके बाद समास की परिभाषा देख लें आप लोग, समास किसे कहते हैं, इसका तो प्रॉपर वीडियो है, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, ये सब बता दिए। अनेकार्थी शब्द, औपचारिक, अनौपचारिक, विज्ञापन लेखन, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका हूँ। समास के बारे में भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया था, उनको आप देख लें, क्योंकि अभी हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, मगर रिवीजन अगर इन पूरों का पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बात करते हैं हम इकाई 5 की, यूनिट 5 स्टार्ट हो रही है। पहला है, सब बच्चों में ढीठ था, कौन था बच्चों, सारे बच्चों में ढीठ, वो रहा बैजू। अगला है, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ कहाँ छुप गए थे, वो अपनी माँ के पास में, मैया के आंचल में जाकर के छुप गए थे। नाक लगाने बुलाया गया था, नाक किसकी, मूर्ति, जार्ज पंचम की मूर्ति वाले पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पे नाक लगाने कौन आया था, मूर्तिकार आया था। फिर उसके बाद जार्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग्य केंद्रित है किस पर, पूरा देखो नाम ही है जार्ज पंचम की नाक, मतलब नाक के ऊपर पूरी कहानी बनी हुई है। फिर हिरोशिमा नामक कविता अज्ञेय ने लिखी है, किसने लिखी है, ये लिखी हुई है इन्होंने, अज्ञेय ने लिखी थी, कहाँ पे, रेलगाड़ी में बैठे बैठे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, वहां लिख बैठे थे इन्होंने। फिर छठवा है, लेखक अपने अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है कैसे, लेखक होता है जो लिखता है उसे लेखक कहते हैं, तो लेखक जो होते हैं वो पूरी अपनी बातों को लिख करके दर्शाते हैं। बेटा बाबूजी पाठ करते थे, बाबूजी क्या पढ़ते थे, बाबूजी रामायण पढ़ते थे, अपने लड़के को भोलानाथ को पास में बिठाल करके रामायण का पाठ किया करते थे। लानत है आपकी अकल पर, लानत है मतलब धिक्कार है आपकी बुद्धि पर, ये कथन किसने दिया था, सभापति, मजदूर, मूर्तिकार या चपरासी, ये सभापति ने दिया था। फिर इसके बाद कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर को सफल पाया गया, किसके रूप में, एक पत्रकार के रूप में जो कमलेश्वर था उसने अपना बहुत बढ़िया रोल काल निभाया। उत्तर भी देख सकते हैं आप लोग चाहें तो, ये उत्तर देख ले मैंने जो दिए आपको। अब बारी आती है रिक्त स्थान की। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती, जी हाँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में लू चलती है, लू और बहुत तेज गर्म हवा चलती है, उसे ही आंधी कहते हैं, तो आंधी आती है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, ये तो पढ़ाई लेना भैया, बाबूजी कुश्ती लड़ा करते थे। उसके बाद अगला है, भोलानाथ और उसके साथी खालिस्तान के बिलों से पानी उलीचने लगे, किसके बिलों से, चूहों के बिलों से।
महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में कितने थी? 5,000 रुपए। अब बात वो नहीं है कि महारानी थी बेटा, ये उस समय की बात है जब हमारा देश लगभग गुलामी के आसपास की बात है, जब गुलाम रहा देश हमारा, ठीक है ना। तो उस समय 5,000 रुपए, आज के समझ लो मतलब 5 करोड़ भी बोलते हैं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, उसके बराबर थी, उतना कीमती था उनका सूट। फिर जॉर्ज पंचम खालिस्तान की नाक एकाएक गायब हो गई। ये जीपीएच वाले गड़बड़ करते हैं, मैं उत्तर देने में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, लाट की वो बनी हुई थी, ठीक है, अलग से बनवाई गई थी, तो पत्थर से अलग थी वो, तो लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। फिर छठवां प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा बच्चों जापान में है। अमेरिका ने यहाँ पे परमाणु गिरा दिया था और सब तहस नहस कर दिया था। फिर अज्ञेय खालिस्तान के विद्यार्थी रहे, किस चीज के थे वो? विज्ञान के रहे। फिर देखो अज्ञेय और विज्ञान में भी ज्ञा है, अज्ञेय में भी ज्ञा है, याद रखना। अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर खालिस्तान की नाक लगाई गई। किसकी नाक लगाई गई? जिंदा इंसान की नाक लगाई गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मूर्ति पर जिंदा इंसान की नाक लगा दी गई, ये ऐसा अखबारों में छपा हुआ था। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। अगला है, अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो ये जम्मू कश्मीर में पढ़े थे, ये बने थे, वहां पे उनने अपनी पढ़ाई करी थी। सही जोड़ी पे आते हैं। माता का आंचल किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद कर लेना बच्चों। माता का आंचल शिवपूजन सहाय की रचना है, ये पूछा जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक किससे रिलेटेड है? ये कमलेश्वर से रिलेटेड है, ठीक है। फिर मैं क्यों लिखता हूँ, ताकि तुम लोग पढ़ लो। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय ने लिखा था ना ये। फिर इसके बाद निबंध क्या होता है यहाँ, सॉरी निबंध यहाँ पे कौन सा है? तो बच्चों निबंध यहाँ पे है मैं क्यों लिखता हूँ। फिर कहानी क्या है? तो कहानी है बच्चों जॉर्ज पंचम की नाक। और उपन्यास का अंश क्या होता है? तो ये है माता का आंचल। इनको आप सही जोड़ियों को इनको जरूर देख लेना। इसके बाद एक और सही जोड़ी है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? सन 1893 में, ठीक है। फिर देहाती दुनिया, ये प्रथम आंचलिक उपन्यास है बच्चों। ये हमारे मतलब ये देहाती दुनिया क्या है? पहला आंचलिक उपन्यास है। इसका ये किसकी है? ये भी शिवपूजन सहाय जी की रचना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसमें गलत लिखा, हर गाइड में कुछ ना कुछ गलत जरूर मिल रहा है बॉस, तो गड़बड़ है। शिवपूजन सहाय जी की रचना है। फिर तीसरा है कमलेश्वर का जन्म। तो कमलेश्वर का जन्म यहाँ पे इनकी सन है ये कब? 1932 में हुआ था ये। फिर सारिका, चौथा जो सारिका, ये सारिका किसकी रचना है? कमलेश्वर की। पांचवा अज्ञेय, ये एक्चुअल में अज्ञेय का यहाँ पे नाम बता दिया है, क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यासन। ये भगवान इतना बड़ा नाम, हाँ ना, तो वही तो है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यासन। फिर अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? सन 1911 में। देख लें आप लोग, मिला लेना। इसके बाद बारी आती है बच्चों हमारे कुछ और प्रश्नों की, जो कि एक शब्द में उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता? कौन सा माना जाता? देहाती दुनिया। ये देखें, ये लिखा हुआ है 1926 में बना था ये देहाती दुनिया, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आप लोग एक काम करें, अपन इसके उत्तर ही देखें सीधे, वो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। नाक किसका प्रतीक होती है बच्चों? इज्जत का प्रतीक होती है। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से क्या नजर आए? तो बिच्छू नजर आए। फिर चबूतरा का एक कोना किस मतलब ये क्या बनाता है? तो ये नाटक घर बनता था, ठीक है। फिर प्रश्न रहा, किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे? तो भैया ये क्या था? रेडियम, परमाणु बम में से रेडियम निकला था, जिसके कारण वहां पे लोग आहत होकर वर्षों से कष्ट पा रहे थे। छठवा है, अज्ञेय ने हिरोशिमा पर हुए अणु बम विस्फोट पर हिरोशिमा नामक कविता लिखी है, ठीक है। ये प्रश्न क्या था कि अज्ञेय ने किस पे लिखी थी ये कविता? तो हिरोशिमा पर जो अणु बम विस्फोट हुआ था उस पर लिखा था। अब सत्य असत्य, गंगाधर ही शक्तिमान है, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ है, सही है? जी हाँ सही है, गंगाधर ही शक्तिमान है। हमें मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, ये तो गलत है। वो तो माँ के आंचल में ही जाके छुपता था ना हर बार कष्ट में, तो ये गलत होगा। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, सही बात है? नहीं भैया, ये असत्य बात है। कौन निकला था? सांप निकला था यहाँ पे, ठीक है। गणेश जी के चूहे को बचाने के लिए नंदी नहीं आया था।
सबकी नाकों का नाम लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी है। ये सही है कि गलत? चौथे का असत्य होगा। ठीक है। फिर जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके मूर्तिकार के पास था। ये सही है कि गलत? ये सत्य बात है। फिर दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके मूर्तिकार के पास था। ये फिर से आ गया। ये बेटा 1 मिनट यहाँ पे जो मिस्टेक है वो इसलिए तो उत्तर नहीं हो रहा क्लियर। देखो इसमें GBI में लिखा है दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की आंख नहीं थी, तो ये असत्य है। ठीक है, इसको आप मिला लीजिएगा। अब इसके बाद बारी आती है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सशक्ता क्यों भूल जाता है? ये है इसका उत्तर। बहुत अच्छा। ये है भोलानाथ साथियों को देखकर से सकना क्यों भूल जाता। तो क्या है, खेलने में बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है। हर बच्चा खेलना पसंद करता है। यदि उसे अपनी उम्र के बच्चे खेलते हुए मिल जाएं तो वह सब कुछ भूलकर खेल में रम जाता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने पिता की गोद में सिसक रहा था जब वह अपने साथी बच्चों को खेलता देखता था। उसका मन खेलने को लालायत होता, वह सिसकना बंद करके खेलने के लिए उतर जाता। ठीक है। एक्चुअल में भोलानाथ अपने पिताजी की गोदी में बैठा रो रहा था और जैसे ही उसने अपने दोस्तों को देखा खेलते हुए तो उसके मन का जो गम था वो दूर हो गया और वो भी वहां बच्चों के साथ खेलने के लिए पहुंच गया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना। कैसे करते हैं? पहला तो रोकर, जैसे उन्हें कोई चीज चाहिए तो वो रो करके अपना प्रेम बताएंगे कि हमें गोदी में ले लो। छोटे बच्चे देखे ना आपने, रोने लगते हैं कि हमें गोद में ले लो। जैसे ही गोद में ले लो चुप जाते हैं। फिर या फिर कहीं कोई गलत काम करके अपनी माँ से लिपट के, जैसे मान लो उन बच्चे के हाथ से पानी की गिलास गिर गई। छोटे बच्चों की हरकत बता रहे हैं। अब उन्हें डर लगता है कि वो मारे ना, तो उनकी माँ के पास जाके आंचल में जाके वो छुप जाते हैं। तीसरा है अब माँ बाप को अपने खेल में सम्मिलित करके। कई बार क्या होता है, बच्चे खेल रहे हैं तो वो अपनी माँ के पास भी लेके जाएंगे कि देखो हमने ये बनाए, हमें बताओ इसको कैसे करना। छोटे छोटे बच्चे हरकतें करते हैं ना, तो अपने खेल में वो मिला लेते हैं। और कई बार बोलते हैं ना, बच्चे बोलते अपने पिताजी को घोड़ा बन जाओ, तो वो घोड़ा गाड़ी भी बना देते, अपने साथ खिलाना चाहते हैं। फिर अपने हर कार्य में अपने माता पिता का आश्वासन चाहते हैं। वो चाहते हैं छोटे बच्चे कि उनके माँ बाप उनको हर चीज में सपोर्ट करें। और लास्ट है माँ के हाथ से खाना खाकर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते। ये बहुत मजेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने जरूर पढ़ लेना। और इसी के नीचे बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न है, माँ अपने बच्चे को खाना किस प्रकार खिलाती है। देखो पहले मैं बता दूं इसके बारे में। माँ क्या करती थी, थाली में जो चावल मतलब दाल भात को वो सान करके दही भात को मिक्स करके रख देती थी। और वो क्या करती थी, देखो यहाँ लिखा है, माँ थाली में दही भात मिलाती थी और अलग अलग उनके ना कौर बना के रखती जाती थी। कभी एक कौर को तोता बना दी, एक को मैना, एक को कबूतर, एक को हंस, एक को मोर। और अपने बच्चों को क्या बोलती थी, जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और उसी चक्कर में बालक जल्दी जल्दी उनको खा लेता था कि पक्षियों को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। इस प्रकार वो अपना भोजन कराती थी। चूहों के बिल में पानी उलीचने पर क्या हुआ। देखें आप लोग, इसमें बिल्कुल सिंपल प्रश्न का उत्तर दे दिया है। चूहों के बिल में से पानी उलीचने पर क्या हुआ। तो चूहों के बिल से पानी उलीचने पर बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर बच्चे रोते चिल्लाते, सब बच्चे बेतहाशा भागे। आप लोग को एक बात बताएं, जो आपके प्रश्न बैंक में शुरुआती प्रश्न है वो 2 नंबर के हैं और लास्ट के प्रश्न है वो 3 नंबर के हैं। तो जैसे अभी आप लोगों को एक प्रश्न मिला था जो कि एक लाइन में सीमित कर दिया था, तो आप लोगों को याद रखना बड़े प्रश्न आपको थोड़ी से ज्यादा लिखने हैं, एक लाइन में नहीं लिख देना। ये 2 नंबर के हिसाब से पर्याप्त है। अगला है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था। कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि जब रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाएगी तो उस समय वह क्या पहनेगी। इसलिए दर्जी रानी के लिए अति सुंदर वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से चिंतित था। उसे ये लग रहा था कि वो जिस देश में जाएंगी, जैसे कि इसमें पहली लाइन देखें आप GPH की, कि जब रानी एलिजाबेथ के दर्जी को मालूम हुआ कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल भ्रमण करने जा रही, तो उसे लगा कि प्रत्येक स्थान पर जाने के लिए रानी को अलग अलग तरह की कपड़े और ड्रेस बनानी पड़ेगी। इसको लेके वो ज़्यादा चिंतित हो गया था कि वो उसके लिए वो कपड़े कहाँ से लेके आएगा और उसकी ड्रेस कितने जल्दी बन पाएगी। बस इतना सा है उत्तर, आप देख लेना। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। ये भी मजेदार क्वेश्चन है। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप इसलिए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे देश का सम्मान आहत हुआ है।
लाट पर जिंदा नाक लगाना हमारे प्रशासन की मानसिक गुलामी को दर्शाता है, इसलिए समाचार पत्रों ने इस घटना को सांकेतिक विरोध करते हुए मौन धारण कर लिया। इस तरीके से तो ये इतना लिख देना आप लोग। फिर एक और प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, राजधानी में किस बात का तहलका था? तो रानी का आगमन हो रहा था ना, उसी की टेंशन थी। देखें ये लिखा हुआ है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपनी पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। इनके आगमन को लेकर बड़ी धूम थी, शोर शराबा था, इस कारण राजधानी में तहलका मचा हुआ था। ओके, बिल्कुल सिंपल। देखें फिर अगला प्रश्न है, कलाकार की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो बेटा ये हुआ था कि कलाकार को जब सभा में बुलाया गया तब उसने सभी हुक्कामों के चेहरे देख और उनके चेहरे पे मालूम क्या था, एक अजीब सी परेशानी लगी उसे दिखी कि ये लोग बेचैन हैं, उदास हैं, बदहवास हैं। उनकी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक ना होने के कारण परेशानी देखकर कलाकार भी दुखी हो गया। वहां के जो लोग थे ना, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान दुखी थे, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई थी और उनकी व्यथा को देख करके कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। ये भी पढ़ लेना बच्चों, मजेदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ, ये एक प्रश्न है, इसको देख लेना। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप देख रहे हैं, ये है, एक सच्चा लेखक जो होता है आंतरिक स्तर पर संवेदनशील होता है। एक सच्चा लेखक क्या होता है, जो लिखने वाला वो आंतरिक स्तर पर, मतलब उसका दिल जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब कि उसके अंदर एक फीलिंग होती है किसी का दुख समझने की, हर चीज की। तो आंतरिक स्तर पर संवेदनशील होता है, उसके अंतर्मन की अनुभूतियां ही, उसके अंदर की जो फीलिंग होती है उसे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। लेखक लिखकर ही अपनी आंतरिक व्यवस्था को स्वयं पहचानता है तथा दूसरे को दिखाता है। तो वो उसको अगर कोई दुख तकलीफ होती बच्चों, तो वो बोलता नहीं है, वो अपनी फीलिंग को कागज में लिख देता है और लिख करके लोगों को वो बताता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप इसको उत्तर तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक लास्ट प्रश्न है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतर और बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर अपन थोड़ा सा सरल सा देख लें, कोई सा मिल जाए अगर। तो देखो ये है, लेखक एक विज्ञान का छात्र था, उसे अणु बमों का सैद्धांतिक ज्ञान तो था, परंतु उसने तब तक हिरोशिमा में हुए विस्फोट के बारे में कविता नहीं लिखी जब तक उसने स्वयं हिरोशिमा में जाकर आत्मानुभव नहीं किया। लेखक ने क्या किया था बेटा कि वहां खुद गया वो हिरोशिमा और वहां की उसने बर्बादी देखी और तब उसने उस पत्र मतलब उस कहानी को लिखा था, कविता को। फिर उसने न केवल उन रोगियों के दुखों का अनुभव किया बल्कि जले हुए पत्थर पर छाया देखकर अनुभूति भी प्राप्त की कि किस प्रकार रेडियोधर्मी किरणों ने हिरोशिमा के लोगों का नाश किया। फिर यहाँ से आप लिख देना, ये अनुभूति व अनुभव के आधार पर व बाह्य सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर ही लेखक ने हिरोशिमा का कविता भारत आते समय रेलगाड़ी में लिखी। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने यूनिट 4 और 5 दोनों कवर कर दी। आशा करते हैं ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, आपका रिवीजन हुआ होगा। मिलते हैं बहुत जल्द, आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।